सभी को नमस्कार। मैं हूं दिनेश शर्मा और आज हम फिजिक्स की बात में क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। द टॉपिक इज किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट और किरचॉफ्स रूल्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, होता क्या है, कई बार हमारे पास ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पर, जैसे यहां भी देख रहे हैं आप, दो या दो से ज्यादा बैटरीज हैं एक सर्किट के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर, या फिर जहां पर सर्किट इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो पैरेलल के और सीरीज के रेजिस्टेंस के रूल थे वो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि कैसे इस सर्किट को डिकोड किया जाए, कैसे इसको समझा जाए। तो वहां पर हमें किरचॉफ्स लॉ बहुत हेल्प करते हैं उस सर्किट को समझने में, उस सर्किट में हमारे जो डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं, वोल्टेज है या करंट है, उनको फाइंड करने में, उनको समझने में। इससे पहले कि हम किरचॉफ के दो लॉज को पढ़ना शुरू करें, आइए देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर यूजफुल रहेंगी जिनका हम बार बार जिक्र करेंगे। ये क्या है? तो ये है एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, और इसका एक और नाम हम यहाँ पर देंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो जब भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क वर्ड आएगा, दैट मीन्स सिंपली वन सर्किट जहां पे टू और मोर देन टू कंडक्टर्स दे आर कनेक्टेड टुगेदर इन ए कॉम्प्लिकेटेड मैनर, जैसे यहां देख रहे हैं आप। सो दिस इज कॉल्ड वन इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब इस सर्किट में, इस नेटवर्क में क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे पॉइंट F है जहां पर थ्री कंडक्टर्स, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दे आर जॉइंट टुगेदर। और ऐसा ही पॉइंट यहाँ पे एक और है, सी पर भी तीन कंडक्टर जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जहां पर मोर देन टू कंडक्टर्स दे आर ज्वाइंट, राइट, वहां पे जंक्शन बन रहा होता है, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे जंक्शन। तो किसी भी सर्किट में जंक्शन क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स दे मीट, राइट। टू कंडक्टर्स को हम जंक्शन नहीं कहेंगे, जैसे ये कंडक्टर और एक और कंडक्टर, इसको जंक्शन नहीं कहा जाएगा। यहां से एक और वायर निकल के बाहर जा रही है, अब इसको जंक्शन कहेंगे। तो ये हो गया जंक्शन। अब इस सर्किट में हमारे पास कितने जंक्शन हैं सोचिए। एक ये जंक्शन है, यहाँ ए को जंक्शन नहीं कहेंगे, बी जंक्शन नहीं है, सी जंक्शन है क्योंकि सी पर तीन वायर्स मिल रही हैं, डी और ई भी जंक्शंस नहीं है। तो इस डायग्राम में दो जंक्शंस हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट को जंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ए इज अ जंक्शन क्योंकि तीन वायर्स मिल रही हैं। पॉइंट बी इज ऑल्सो जंक्शन, यहाँ तो खैर बैटरी से आ रहे हैं। पॉइंट डी इज ऑल्सो जंक्शन, और यहाँ पर पॉइंट सी इज ऑल्सो अ जंक्शन। तो इस सर्किट में हमारे पास चार जंक्शंस देख रहे हैं आप। ओके, अगली टर्म आती है यहाँ पे, ब्रांच किसे कहा जाता है? ब्रांच माने शाखा। ब्रांच का मतलब होता है कि दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट है सर्किट का, उसको ब्रांच कहा जाएगा। तो यहाँ पर F से लेकर C तक जाने के कितने रास्ते हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा थ्रू दिस रेजिस्टेंस, तो ये भी ब्रांच हो गई, ये भी इसकी एक ब्रांच हो गई थ्रू ए बी होकर, और ये भी एक ब्रांच हो गई थ्रू ई डी होकर। यानी इस सर्किट में क्योंकि दो जंक्शंस हैं और उन जंक्शन को तीन वायर्स जोड़ रही हैं आपस में, एक ये वायर, एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर, तो इस जंक्शन में हमारे पास तीन ब्रांचेस हैं। यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? ये ए और बी जंक्शंस हैं, तो ए बी ब्रांच है, बी सी भी एक ब्रांच है, सी ए भी एक ब्रांच है, सी डी भी ब्रांच है, और ए डी भी ब्रांच है, और यहां से बी डी भी ब्रांच है, राइट। एंड वन मोर टर्म विच विल बी यूज्ड हियर, दैट इज लूप। लूप क्या होता है? लूप माने कोई भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। जैसे आप यहां देखिए, ए से आप बी जाएं, बी से सी आओ और वापस सी से ए आ जाओ, तो ये इस सर्किट में एक लूप बन गया। देख रहे हैं आप कहां से कहां तक? ए बी सी ए, जहां से चलेंगे वापस वहीं पहुंच जाइए। इस लूप का नाम क्या हुआ? ए बी सी ए, ए बी सी ए, ये क्या बन गया? ये एक लूप बन गया। अच्छा, और भी कोई लूप आपको दिख रहा है यहाँ पर? यस, यू कैन से ए सी डी ए। तो ऐसे बहुत सारे लूप आप यहां भी देख रहे हैं, आप लूप यहां भी देख रहे हैं। यहाँ पे लूप कौन कौन से हैं? एफ ए बी सी एफ, ये अपर वाला पार्ट एक लूप है। ये लोअर पार्ट भी एक कंप्लीट कंडक्टिंग पाथ है, तो ये भी लूप है। कौन सा? एफ सी डी ई एफ। या फिर ये बीच की ब्रांच को, बीच की आर्म को भूल जाइए, जो स्क्वायर सा बन रहा है बाहर बाहर, ए बी डी ई ए, ये भी लूप है। तो लूप क्या होता है? एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, इट इज कंडक्टिंग पाथ, वहां से करंट पास हो जाना चाहिए। ब्रांच क्या हुआ? दो जंक्शन के बीच का नेटवर्क का पार्ट। जंक्शन क्या हुए? ऐसा पॉइंट जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टिंग वायर्स, कंडक्टर्स आकर मिलते हैं, और इस तरह बैटरीज को, रेजिस्टेंस को, वायर्स को जोड़कर जो एक कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लेक्स एक सर्किट बन रहा है, उसको नाम दिया हमने इलेक्ट्रिक नेटवर्क। इज इट क्लियर? तो किरचॉफ के टोटल लॉज हैं दो, और अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ को हम एक और नाम से कहते हैं, हम इसको जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल भी कहते हैं। व्हाट इज जंक्शन रूल? नाम से लग रहा है कि कहीं जंक्शन से कोई लिंक होगा, और बिल्कुल सही पहचाना आपने। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जंक्शन से ही डील करता है। अभी आपने सर्किट देखे थे, उसमें मैं कोई एक जंक्शन लेता हूं, उस जंक्शन के ऊपर कुछ वायर्स आके मिल रही हैं। मान लीजिए एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये तीसरी वायर है, समझ लीजिए ऐसा। या कोई और ले लेते हैं जंक्शन, और जहां पर वन वायर इज देयर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर एंड फोर्थ वायर। हम क्या देखते हैं, इस जंक्शन में जब भी करंट एंटर करेगा या इस जंक्शन से जब भी करंट लीव करेगा, उसी के रिगार्डिंग देयर इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। लॉ क्या कहता है, पहले इसकी बात करता हूं मैं। मान लेते हैं कि यहां पर ये करंट है I1, ये करंट अंदर एंटर कर रहा है इस जंक्शन के ऊपर। ये जंक्शन है ना, ये पॉइंट ए इज अ जंक्शन। तो इस जंक्शन के ऊपर I1 करंट आ रहा है, और मान लेते हैं कि यहां पर भी I2 करंट आ रहा है, और यहां पर भी I3 करंट आ रहा है, और यहां पर भी I4 करंट आ रहा है। तो जंक्शन रूल कहता है कि यह स्थिति कभी भी संभव नहीं है कि एक पॉइंट के ऊपर सारे करंट आई जा रहे हैं, तो भाई जा कहां को रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस पॉइंट पर आकर जो चार्जेस है वो एकमुलेट हो रहे हैं, चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी जंक्शन के ऊपर चार्जेस का एकमुलेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, ये 3 वायर से करंट आ रहा है और एक वायर से करंट बाहर जा रहा है। इज इट? तो ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन के ऊपर सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स should be equal to sum of the outgoing currents। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि sum of incoming currents। इनकमिंग करंट्स माने those currents which are coming towards this junction। 3 है यहां पर, कौन कौन? देखो, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, और ये भी इनकमिंग है। तो I1, I2 और I4 ये तीनों क्या है, इनकमिंग करंट्स। इन सभी का सम दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। और इस जंक्शन से बाहर निकलने वाला सिर्फ एक ही करंट है। ये कौन सा करंट हुआ? दिस इज कॉल्ड आउटगोइंग करंट। ये I3 के बराबर है। इक्वल टू साइन के एक तरफ इनकमिंग करंट्स और एक तरफ आउटगोइंग करंट्स, ये बैलेंस बनना चाहिए। यही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। यहां देख लेते हैं कि मानो I1 करंट यदि यहां पर आ रहा है और I2 करंट यहां जा रहा है और I3 करंट यहां जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? इनकमिंग करंट कौन हुआ? I1, दैट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, कौन कौन है यहाँ? I2 और I3। तो ये तो बात हुई सिंपल लैंग्वेज में। अब जरा इसको कैसे लिखना है अपने एग्जामिनेशन में, वो बात लिखी जाए। तो हम यहां कहते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्या बोले? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम माने यहां पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन, ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज 0। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ कि क्या सभी करंट्स का सम यहां 0 हुआ? ऐसा ही होना चाहिए। कि देखते हैं क्या लिखा जाए। तो समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट दिस जंक्शन इज 0। इसका मतलब कि कुछ करंट यहां पॉजिटिव होंगे और कुछ करंट यहां पे नेगेटिव होंगे। तो यहां पर हमारे पास दो साइन कन्वेंशंस हैं। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस? तो two sign conventions about the currents are: number one, if the currents are incoming for a junction, if the currents are incoming, then they are taken to be positive। क्या कहेंगे? All the incoming currents are taken to be positive। तो I1 यहां पे इनकमिंग है, इसका साइन पॉजिटिव लेंगे। I2 भी इनकमिंग है, ये भी पॉजिटिव होगा। I3 इनकमिंग नहीं है, बात करते हैं। I4 इनकमिंग है, ये भी पॉजिटिव होगा। तो जितने भी इनकमिंग करंट है उन सबको लेना है अपने पॉजिटिव। और दूसरा यहां पर साइन कन्वेंशन ये है कि जितने भी आउट गोइंग करंट्स हैं किसी जंक्शन से, ऑल द आउट गोइंग करंट्स दे आर टेकन टू बी नेगेटिव। क्या कहे कि एट अ जंक्शन ऑल द इनकमिंग करंट्स आर टेकन टू पॉजिटिव एंड एट अ जंक्शन ऑल द आउट गोइंग करंट्स आर टेकन एज नेगेटिव। जो मिला, जो इनकमिंग था, दे आर पॉजिटिव, और जो खो गया, जो बिछुड़ गया, वो नेगेटिव। तो I3 जो होगा उसको लेना नेगेटिव। तो द आउटगोइंग करंट्स आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो हमने क्या स्टेटमेंट दिया किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज 0। तो समेशन ऑफ I इज 0। तो यहां पे इस डायग्राम के लिए लिखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ।
तो इस डायग्राम में हम ये कहेंगे I1 क्या हुआ, तो I1 इज पॉजिटिव क्योंकि इनकमिंग है, I2 भी क्या हुआ, पॉजिटिव क्योंकि इनकमिंग है, एंड I3 क्या है, दिस इज आउटगोइंग करंट, तो I3 होगा यहाँ पर नेगेटिव, और I4 क्या हुआ, इट इज इनकमिंग, अगेन पॉजिटिव, तो I4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ एक डिफाइंड स्टेटमेंट किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का, जंक्शन रूल का। क्या बोले कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एट ए जंक्शन इज 0। और इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से लिखना चाहें तो दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I4, पॉजिटिव टर्म यहां रखी और नेगेटिव को वहां लेके वो भी पॉजिटिव हो गया। तो व्हाट दिस इज द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। तो क्या कहेंगे, जितने भी इनकमिंग करंट्स हैं उनका सम एक तरफ, और ये हो गया आउटगोइंग करंट, तो आउटगोइंग करंट सारे एक तरफ। तो वही बात जो हमने शुरू में कही थी इस सर्किट में कि इनकमिंग करंट्स का सम और आउटगोइंग करंट्स का सम वो इक्वल होता है, लेकिन बात आपने ऐसे लिखनी है, इज इट। एंड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डज इट मीन? At any junction, the charges cannot accumulate, or from a junction, the charges cannot originate. ना तो यहाँ चार्ज इकट्ठा होंगे और ना यहाँ से चार्ज ओरिजिनेट होके निकलेंगे। इज इट क्लियर? दैट मीन्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और क्योंकि ना तो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस अलाउड है, ना चार्जेस का ओरिजिन होना अलाउड है, इसलिए जो करंट आएंगे उनको जाना भी पड़ेगा। That means algebraic sum of all the currents at a junction will be 0. अब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि हम करंट को या वोल्टेज को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस होनी चाहिए। तो सर्किट से हम क्या करते हैं, कुछ इक्वेशंस लिखने की कोशिश करेंगे, बाद में आज देखेंगे, राइट। तो एक इक्वेशन हमें यहां से भी मिलेगी, और जंक्शन रूल से ये इक्वेशन लिखनी है आपने कि algebraic sum of all the currents is 0 at a junction। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, और वहां पर हम कैसे यूज करेंगे इस जंक्शन रूल को देखिए जरा। अब इस डायग्राम में 3 एम्पियर 2 एम्पियर इनकमिंग करंट्स एंड 6 एम्पियर एंड I आर आउटगोइंग करंट एट दिस जंक्शन A। हमें पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, कैन बी फाइंड, यस। तो कैसे शुरू किया जाए, एट जंक्शन A। इस जंक्शन A पे क्या होगा, तो रैंडमली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन, कोई दिक्कत नहीं कि आप शुरू यहां से करें कि कहां से करें। मैं चलो यहां से करता हूं। ये इनकमिंग करंट है, सो दिस 3 एम्पियर करंट इज पॉजिटिव। यहां चलिए, ये भी इनकमिंग करंट है, ये भी पॉजिटिव। यहां चले, I इज आउटगोइंग, ये आ गया नेगेटिव, और 6 भी आउटगोइंग है, ये भी आ गया नेगेटिव। तो इन सबका सम कितना होगा, 0। सो दिस इज 3 to 5, दिस इज 5 minus I minus 6 is equal to 0। एंड व्हाट इज I को वहां ले जाएंगे, तो 5 minus 6 is -1 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, I is coming to be negative। क्या करंट नेगेटिव भी होता है? करंट नेगेटिव होने का यह मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि आपने जो इसका डायरेक्शन एज्यूम किया था, करंट उस दिशा में नहीं है, बल्कि ये करंट उसकी उल्टी दिशा में है। दैट मीन्स ये है करंट का डायरेक्शन, और यहां पर 1 एम्पियर करंट आ रहा है इस तरफ को। इज इट क्लियर? फिर से कहूं, क्या कहा, इफ द वैल्यू ऑफ I कम्स आउट टू बी नेगेटिव, इट मीन्स द डायरेक्शन विच यू हैड एज्यूम्ड इज रॉन्ग, and the current is actually in the opposite direction to that assumed direction। तो करंट यहाँ पे 1 एम्पियर ही है, लेकिन सिर्फ दिशा उल्टी है, उसका डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, ये सजेस्टेड हुआ यहाँ पर। अब देखिए, ये तीनों करंट्स इनकमिंग है, 1 3 एंड 2 6 एम्पियर, एंड दिस इज आउटगोइंग करंट। तो ये किसी जंक्शन पे पॉसिबिलिटी है। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और एक और नाम इसको हम दे सकते हैं, एंड दैट नेम इज किरचॉफ्स current law। Kirchhoff's current law, because it deals with the currents at a junction। तो Kirchhoff's current law, तो इसको आप शॉर्ट में KCL भी कह सकते हैं। So this KCL is a slang for Kirchhoff first law, Kirchhoff current law। अब हम बात करते हैं Kirchhoff के सेकेंड लॉ की। I hope everything is clear about Kirchhoff first law। आगे चले, तो आइए अब किरचॉफ सेकेंड लॉ की स्टोरी शुरू करते हैं। किरचॉफ के सेकेंड लॉ में जाने से पहले उसका डेफिनेशन क्या होता है बात करेंगे, बाद में बड़े विस्तार से बात होगी, लेकिन ये बताऊं कि हम यहाँ पर पहले कुछ छोटी छोटी बातें हम पढ़ने वाले हैं, कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे, और बाद में वो जो टिप्स होंगे, कुछ साइन कन्वेंशन रहेंगे, कुछ और बातें रहेंगी, उनका यूज करके आप बड़े बड़े सर्किट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर है लूप की। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ में हमारे पास एक लूप होना चाहिए।
लूप क्या होता है पहले पढ़ा आपने, दिस इज क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर कितने लूप दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, आप ए से स्टार्ट करें तो ए से बी जाएंगे, बी से ई आइए, फिर एफ आइए और वापस ए जाइए। जहां से स्टार्ट किया लूप में वही नाम लास्ट में लिखना होता है आपने। तो एक तो हमारा हो गया लूप नंबर ए बी ई एफ ए। और लूप कौन बन रहा है यहाँ पर, सो वन मोर लूप कैन बी। अब बी से स्टार्ट करिए, जंक्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बी जंक्शन है और ई बी जंक्शन है। तो एक बी से शुरुआत फिर से करिए, बी सी डी ई बी, दिस इज बी सी डी ई बी। तो एक बन गया लूप ये फर्स्ट पार्ट और एक लूप बन गया सेकंड पार्ट। अच्छा, बीच की ये जो ब्रांच है इसको हटा दीजिए, तो बड़ा लूप बन जा रहा है। देखिए उसका नाम बताएंगे, क्या नाम होगा, तो उस लूप का नाम होगा ए सी डी एफ ए, ए सी डी एफ ए। हमने ये बीच की ब्रांच हटा दी थी तो ये लूप बन गया। तो यहाँ 3 लूप बन रहे हैं, मतलब 3 इक्वेशंस हमें यहाँ से मिल सकती हैं। और जंक्शन लॉ से, फर्स्ट रूल से एक और इक्वेशन बन सकती थी, हमने पहले कहा था। तो हम यहाँ से 4 इक्वेशंस लिखने में सक्षम हैं इस डायग्राम से। जब इन लूप्स की बात करेंगे तो हमें सभी लूप्स में कितना कितना करंट है, सभी ब्रांचेस में करंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो करंट लिख लेते हैं जरा फर्स्ट लॉ से। ये I1 है, फर्स्ट लॉ याद है ना, जंक्शन रूल। ये I1 करंट गया, बी जंक्शन पे पहुंचा, बाइफरकेट हुआ। मान लो यहां गया I2 और यहां गया ये I3। तो अब हमें हर एक ब्रांच में करंट का पता लगेगा कि यहां से I1 करंट जा रहा है, यहां से I2, ये भी कितना हो गया, उसी डायरेक्शन में करंट आ रहा है यहां से I2। बैटरी की प्रायोरिटी कैसी है उसकी बात मत करिए, करंट जहां से आ रहा है I2 इधर से आ रहा है, यहां से भी करंट I2 आ रहा है और यहां से करंट I3 आ रहा है। ये दोनों करंट इस जंक्शन पे आकर ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और इन दोनों का सम दैट इज I2 प्लस I3 हुआ, जो किसके बराबर है, जो I1 के बराबर है। दिस इज I1। सो नाउ वी नो द करंट थ्रू एवरी ब्रांच ऑफ दिस नेटवर्क। बात करते हैं लूप लॉ की, किरचॉफ सेकंड लॉ की। किरचॉफ सेकंड लॉ के और नाम भी हो सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ। वाई लूप लॉ, क्योंकि इसमें लूप्स की बात की जाती है, हम लूप्स के थ्रू बात करते हैं। और इसका एक और बड़ा कॉमन सा नाम है विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहां से आपको लग रहा है कि शायद हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करने वाले हैं। यदि पिछले लॉ में हमने करंट की बात की तो यहाँ पर हम वोल्टेज की बात करने वाले हैं। तो यदि वो KCL था तो इसका स्लैंग हो गया KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये कहता है किसी भी लूप में, जब किसी भी लूप में कहा, यू टेक फर्स्ट लूप, यू टेक सेकंड लूप, यू टेक दिस थर्ड लूप जो है लिखे हुए हैं, अब कोई भी लूप लीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी लूप में, मान लो कि आप पॉइंट ए से यहां पॉइंट ए को आ रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल्स में, क्या वोल्टेज में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो वोल्टेज में चेंज तो आ रहा है ना। आगे देखते हैं कौन पॉइंट हाई पे है, कौन लो पोटेंशियल पे है, बात की बात है वो। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूं कि जब आप पॉइंट ए से आगे जा रहे हैं तो क्या वोल्टेज में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। So what is the statement of Kirchhoff's voltage law? This law states that in any loop, कौन सा लूप, जैसे मान लो फर्स्ट लूप, इस लूप में क्या क्या है, रजिस्टर्स भी हैं और सेल्स भी हैं, रजिस्टर भी है सेल भी है। किसी भी लूप में दो चीज पॉसिबल है ना, यहाँ पर रजिस्टर होंगे या फिर यहाँ पर सेल होंगे। कुछ केसेस में कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की और सेल की। तो किसी भी क्लोज लूप में विच इन्वॉल्व सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस, क्या लिखेंगे कि अराउंड any loop, around any loop, loop in closed path, around any loop which involves, ऐसा कर लीजिए, involving, क्या क्या इन्वॉल्व है लूप के अंदर, सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो इन लूप्स में क्या होगा, ये हुआ स्टार्टिंग स्टेटमेंट कि अराउंड एनी लूप विच इन्वॉल्व सेल एंड रेजिस्टेंसेस व्हाट कैन हैपन, इस लूप में क्या होगा। अब देखिए, मानो मैं पॉइंट ए से पॉइंट ए पर वापस आ रहा हूं, तो क्या पोटेंशियल्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाद में हम बात करेंगे कि कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और कौन सा पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। हम पूरे सर्किट के हर एक पॉइंट की बात करेंगे कि कौन सा हाई कौन सा लो पोटेंशियल है। लेकिन फिलहाल यदि मैं ए से बी पर जा रहा हूं तो क्या पोटेंशियल सेम रह रहा है कि पोटेंशियल में चेंज आ रहा है। हमने पढ़ा था पोटेंशियल में ड्रॉप और इन सम केसेस पोटेंशियल में गेन भी हो सकता है। मैं बी से ई आ रहा हूं तो यहां भी पोटेंशियल में गेन या ड्रॉप, यानी यहां भी पोटेंशियल में चेंज आएगा
ई से एफ भी आएगा और एफ से ए भी आएगा। लेकिन ये लॉ कहता है कि अराउंड एनी लूप इसमें क्या होने वाला है, जो एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम किसका, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल, चेंजेस इन पोटेंशियल्स, ये जो होता है ये जीरो होता है। ये हुआ जी स्टेटमेंट किसका, केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। तो फिर से कहें कि स्टेटमेंट क्या हुआ कि अराउंड एनी क्लोज लूप व्हिच इन्वॉल्व सेल्स एंड रेजिस्टेंसेस एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल्स इज जीरो। इसका मतलब क्या होता है, फिर देखेंगे आप इस स्टेटमेंट को। ये तो हमने बात की अलजेब्रिक सम की फॉर्म में, इसके साइन कन्वेंशन अभी करेंगे। लेकिन अदर वर्ड्स में यदि मैं इस लूप की बात करता हूं तो यहाँ दो चीजें हैं, दो तरह की चीजें हैं। एक यहाँ बैटरीज हैं इस लूप के अंदर और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस हैं। तो पोटेंशियल इन्वॉल्व दोनों जगह अलग तरीके से होगा। तो बात करते हैं बैटरीज के पोटेंशियल की, इसे बोलेंगे सम ऑफ ईएमएफ, राइट। तो सम ऑफ ईएमएफ अक्रॉस दिस बैटरीज is equal to sum of the changes in potential across this resistance and across this resistance। तो पोटेंशियल ओम लॉ से क्या होता है, आई आर। तो जितने भी ये आई आर होंगे, ये आई आर, यहाँ आई आर, ऑब्वियसली आई करंट जा रहा है, आई वन है यहाँ पर, ये आर वन कहा लीजिए, तो आई वन आर वन हो जाएगा। यहाँ पर ये आई वन इंटू टू हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस 2 ओम है यहाँ पर। तो इसका आई आर कितना हुआ, प्लस ये आई आर कितना हुआ, उन सबका सम कर लीजिए, तो वो सारा सम इन ईएमएफ के सम के बराबर होता है। ये इस स्टेटमेंट का अदर मीनिंग हो गया। अगली बात आती है कि किरचॉफ के सेकंड लॉ को, इस वोल्टेज लॉ को आपने अप्लाई कैसे करना है। तो किरचॉफ के लॉ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि वी मस्ट हैव वन लूप। तो आपको पहले लूप का सिलेक्शन करना है। क्यों करना है, क्योंकि वहां से हम कुछ इक्वेशंस लेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो i1 i2 i3 ऐसे सारे वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो पहली बात क्या हुई कि सिलेक्ट वन लूप। सिलेक्शन ऑफ लूप के बाद सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ द लूप। आपने ये देखना है कि आप जब इस लूप पे चलेंगे, ऑब्वियसली मैं ए से वापस ए को आ रहा हूं, हो सकता है कोई ए से इधर से होकर आए, अपनी अपनी इच्छा हो सकती है इसमें। तो सेंस ऑफ लूप को हम कह सकते हैं कि पाथ क्या होगा, और या इसको आप डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल भी कह सकते हैं। इन तीनों टर्म्स का यूज हम करते हैं किस बात के लिए, पाथ के लिए। एक बात ध्यान रखें कि इस पाथ का करंट की दिशा के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये मेरी मर्जी है, ये मेरी चॉइस है कि मैं इस लूप को, फर्स्ट लूप को कैसे देखूं, कैसे घूमूं। मैं घूमने जा रहा हूं लूप में, पॉइंट ए से वापस मुझे ए पर आना है। मैं चाहूं तो ए बी ई एफ ए होकर आऊं, और मैं चाहूं तो ए एफ ई बी होकर आऊं, राइट। तो या तो हमारा सेंस इस केस में ऐसा हो सकता है, ये सेंस कैसा हुआ, हम यहां से गए और क्लॉकवाइज वापिस आ रहे हैं, देख रहे हैं। या फिर ये सेंस ऐसा होने की बजाय ऐसा भी हो सकता है, कोई गलती नहीं है उसमें। तो ये सेंस कैसा हुआ, ये सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो आप पहले ए से एफ गए, फिर एफ से ई गए, ई से बी गए, और बी से वापस ए पर आ गए। तो क्या बोले कि जो सेंस है, जो पाथ है, दैट कैन बी क्लॉकवाइज और दैट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपकी इच्छा है, आप चाहें तो जो मर्जी कर सकते हैं। आप ये बोलो कि मैंने इस लूप में सेंस ले ली, कौन सी ली है, क्लॉकवाइज। और इस लूप में भी, क्योंकि इक्वेशन और भी निकालनी है ना अभी तक हमने, तो यहां पर भी हमने सेंस को क्लॉकवाइज ही ले लिया। दोनों लीजिए क्लॉकवाइज, बड़ी अच्छी बात है। आप बोलते हैं नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको ले लूं एंटी क्लॉकवाइज और इसको भी ले लूं एंटी क्लॉकवाइज, बड़ी अच्छी बात है। एक लूप में अब जो मर्जी सेंस लीजिए, जो मर्जी पाथ चुनिए, पाथ चुनना पड़ेगा। पहली बात है कि लूप चुनना पड़ेगा, दूसरी बात है पाथ भी चुनना पड़ेगा। आपकी इच्छा रहेगी ये कि आपने चुनना कैसे है। आप बोल रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको लेता हूं इस तरह से और इसको इस तरह से लूं, तो कैसा हुआ, ये कैसा है, अरे तो सेम ही तो हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो एरो को बताने का तरीका डिफरेंट हो गया, बाकी है तो एक ही बात ये। ओके, आप कहते हैं कि नहीं सर मैं इसको ऐसे लेता हूं और इसको ऐसे लेता हूं। अब देखिए क्या ये भी संभव है। इस लूप को लिया आपने कैसे, एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपने, और इस लूप पे कैसे आना है आपने, देखो इस एरो के अराउंड आपने यहां से यहां आना है, आपने क्लॉकवाइज आना है। तो एक लूप क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई इश्यू नहीं है। आप इसको लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, उसको लीजिए क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉक, इसको क्लॉक, जो आपकी इच्छा है। तो दो बातें क्लियर होगी अब तक। नंबर वन कि आपको एक लूप करना है सिलेक्ट, उसका नाम कैसे लिखना है, टोल्ड यू। यदि मैं फर्स्ट लूप ले रहा हूं तो मैं लिखा इसको ए बी
EFA, इस लूप में, इन दिस लूप व्हाट विल हैपन। और इसके बाद आपने बात करनी है सेंस ऑफ द लूप की, या पाथ की, या फिर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, आप कैसे इस लूप को ट्रेवर्स करने जा रहे हैं उसकी बात करनी है फिर आपने। इज इट क्लियर? और यदि वो बात भी हो जाएगी तो फिर तीसरी बात आएगी अब साइन कन्वेंशंस की। अब साइन कन्वेंशंस क्या क्या होंगे जरा उनको समझा जाए। साइन कन्वेंशन दो जगह होने वाले हैं, एक होंगे साइन कन्वेंशन इन बैटरी के अक्रॉस, इन सेल के अक्रॉस, और एक साइन कन्वेंशन होंगे इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। क्या क्या होंगे? इजी सी बात है, बात समझिए जरा। पहले बात करते हैं कि ईएमएफ के लिए साइन कन्वेंशंस क्या होंगे। राइट, ईएमएफ मतलब सेल्स के अक्रॉस साइन कन्वेंशंस क्या होने वाले हैं, क्योंकि जब आपने अलजेब्रिक सम लिखना है तो वहां पर आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए। जंक्शन रूल में क्या किया था? ऑल द इनकमिंग करंट्स वर टेकन टू बी पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स वर टेकन टू बी नेगेटिव। यहाँ पे कौन पॉजिटिव, कौन सी ईएमएफ पॉजिटिव, कौन सी ईएमएफ नेगेटिव? तो साइन कन्वेंशंस में हमें क्या देखना है कि कौन सी ईएमएफ पॉजिटिव ली जाए, कौन सी नेगेटिव ली जाए, कौन सा चेंज इन पोटेंशियल किस आईआर को, व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा वी जिसे बोल रहे हैं, इज इक्वल टू आईआर। कौन से आईआर को पॉजिटिव लिया जाए, कौन से आईआर को नेगेटिव लिया जाए। अब यहाँ आप तो कंफ्यूज हो गए ना कि यहाँ पे कौन सा सेल असली सेल है। मैं बात करता हूँ इस बड़े वाले लूप की, इसको भूल जाइए। तो बड़े वाले लूप में यहां से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। तो आप तो परेशान है ना कि हमने तो पढ़ा था कि किसी भी सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट लीव करता है, यहाँ तो पॉजिटिव में एंटर भी कर रहा है। तो ये क्या बात हो रही है? तो कुछ ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव भी होंगी और कुछ ईएमएफ यहाँ पर नेगेटिव भी होंगी, कुछ ईएमएफ ऐड होंगी और कुछ ईएमएफ हमारी नेट ईएमएफ को कम करने की कोशिश भी करेंगी। अब हम साइन कन्वेंशन में शुरुआत करने जा रहे हैं कि कौन सा ईएमएफ पॉजिटिव होगा और कौन सा ईएमएफ नेगेटिव होगा। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की कि मान लेते हैं कि दिस इज द सेल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि ये लो पोटेंशियल हुआ और ये हाई पोटेंशियल हुआ। और यहाँ पर करंट की बात मत करिए, अब करंट कहाँ जा रहा है हम उसकी टेंशन नहीं करेंगे। हमने देखना ये है कि हमने जो पाथ चुना है, हमारा जो सेंस था, हमारा जो सेंस ऑफ द लूप, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल था, पाथ था, वो किस तरफ है। तो मान लेते हैं कि दिस इज आवर पाथ, दिस इज द पाथ विच यू हैव सिलेक्टेड, राइट। तो इस पाथ को देखना है कि ये पाथ इस सेल में कैसे इफेक्ट कर रहा है। ओके, जब इस पाथ के अलोंग इस सेल से जाएंगे आप, इस सेल के अंदर से, सेल के इलेक्ट्रोलाइट से होके जाएंगे, तो यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट। क्या देख रहे हैं आप कहां से जा रहे हैं? आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ को जा रहे हैं। तो बताइए पोटेंशियल में यहाँ पे गेन हो रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल विद इन दिस बैटरी। एग्री? नेगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई। तो यहां पर मान लो आप 0 वोल्ट से 8 वोल्ट जा रहे हैं, 0 से 9 वोल्ट जा रहे हैं, तो यहां से यहां पहुंचने में पोटेंशियल गेन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस पोटेंशियल में से इसको माइनस किया जाए तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पर डेल्टा वी का साइन क्या होगा? सोचिए सोचिए कि डेल्टा वी दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में पोटेंशियल का गेन ऑब्जर्व किया जा रहा है, देयर इज गेन इन द पोटेंशियल। आप यहां से यहां जा रहे हैं, तो दैट मीन्स रूल क्या बना कि जब भी किसी बैटरी में जो हमारा पाथ है, हमारा जो सेंस है, दैट इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ये था लो पोटेंशियल और ये था हाई पोटेंशियल। तो आप यहां जा रहे हैं, तो यहां से यहां जाते टाइम आप जा रहे हैं टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। मैं फिर से कह दूं, ये 0 वोल्ट था और ये 9 वोल्ट था, तो आप कहां को जा रहे हैं? आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल, जिस दिशा में जा रहे हैं उसके अलॉन्ग पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है। सो हियर योर पाथ इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट मींस ई का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो फर्स्ट कन्वेंशन क्या हुआ कि व्हेन पाथ ऑफ द लूप, व्हेन सेंस ऑफ द लूप इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल from low to high through this electrolyte of battery, then E is taken to be positive. सेकेंड रूल क्या बन सकता है? सेकेंड कन्वेंशन क्या हो सकता है? आप यही बात कर लीजिए, यही बैटरी थी इसी तरह से, और ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये लो था, ये हाई था। अब आपका सेंस ऑफ द लूप यहां को है, दिस इज योर सेंस ऑफ द लूप, दिस इज नॉट करंट। फिर सुन लीजिए, करंट चाहे इस आर्म में यहां को हो या यहां को हो, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? सेंस की। अब सेंस यहां को है, सेंस मीन आप उस वायर में एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू एक हाथ उठाकर चलिए कि मैं इस तरफ को आ रहा हूं, तो
इस तरफ को आ रहा हूं और मैं जिस तरफ आ रहा हूं उसका करंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जब मैं इस तरफ आ रहा हूं तो आई एम गोइंग थ्रू दिस बैटरी फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई टू लो। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। सोचिए, आई एम गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, दैट मीन्स आई एम गोइंग अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो क्या यहाँ पे मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पर डेल्टा वी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? यस, यूर राइट, डेल्टा वी इज नेगेटिव क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, you're going through decreasing potential, right? तो डेल्टा V is negative। तो यहाँ पर हाई से लो जा रहे हैं ना आप, तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। एंड इफ चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो EMF होगा इस बैटरी का उसको भी नेगेटिव ही लिया जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करते हैं। फिर बैटरी की बात हमने कर ली है, बैटरी के साइन कन्वेंशन पता है हमें। यदि मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे आ रहा हूं, टेकिंग द लूप इन दिस डायरेक्शन AFEBA, इस बैटरी के अलोंग करंट कहां जा रहा है? छोड़िए, मेरा जो सेंस है वो कहां को है? वो इस तरफ को है। दिस इज माय सेंस। कैन यू सी? इस एरो के अलोंग ही चलना है आपने। तो ये है सेंस एंड आई एम कमिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस बैटरी का ईएमएफ क्या आएगा? नेगेटिव। और बैटरी यहां पर है कोई? ये नहीं है, ये भी बैटरी है। यहां पर हमारे लूप का सेंस क्या है? तो हम आ रहे हैं इधर से होकर इधर को, यानी दिस इज द सेंस ऑफ लूप। हाँ, इसी एरो को एक्सटेंड करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? तो ये हो गया हमारे लूप का सेंस। तो अब जब इस बैटरी से आप हाथ उठा के चलेंगे इधर को, तो क्या देखें? यू आर अगेन गोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल। ये बैटरी का हाई है और ये बैटरी का लो है। बैटरी के हाई और लो पोटेंशियल कभी भी करंट की दिशा के अकॉर्डिंग सेट नहीं करने हैं। इज इट क्लियर? तो ये हो गया बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये हो गया बैटरी का लो पोटेंशियल। तो क्या देखेंगे? अगेन आवर ईएमएफ विल बी नेगेटिव, वी आर गोइंग अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। यहां बात करिए, यदि इसी बैटरी की बात और इस बैटरी की बात हम इस लूप में करेंगे, लूप नंबर 2 में, तो ये है सेंस हमारी इस तरह से ली हुई है हमने। दिस सेंस इज नो क्लॉकवाइज। इस बैटरी के क्रॉस हम कैसे आ रहे हैं? हम ऐसे आ रहे हैं, यानी वी आर कमिंग टुवर्ड्स डाउन साइड अलोंग दिस एरो। फिर देख लीजिए, अलोंग दिस एरो वी हैव टू कम। यहां पर आए तो वी आर गोइंग फ्रॉम, यस, दिस इज हाई एंड दिस इज लो, फ्रॉम हाई टू लो, अगेन वी आर गोइंग टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहां पर भी ये नेगेटिव ही आएगा साइन ईएमएफ का। यहाँ ईएमएफ आगे कहाँ? यहां पर आ गई। तो इस जगह देखिए, अब भूल जाओ पहले क्या किया था आपने, पहले क्या किया था, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां से इधर को आ रहे हैं, दैट मीन अगेन यू गोइंग टुवर्ड दिस साइड मीन अगेन हाई टू लो। तो अगेन यहाँ ईएमएफ का साइन इस लूप के लिए भी नेगेटिव आएगा। लेकिन यदि ये लूप ऐसा होने की बजाय ऐसा होता तो तब भी क्या साइन सेम रहते? अब देखिए, सेंस चेंज कर दिया हमने, सेंस चेंज कर दिया, मतलब अब मैं यहां से यहां को आ रहा हूं, यहां से यहां, इस लूप में। इस लूप की बात नहीं करेंगे, ओनली इसकी बात करिए। देखो लूप का मैंने सेंस, मैंने एरो ऐसे बनाया, ये कैसा है? इधर से होते हुए इधर को। तो सेंस तो शो कर दिया, लेकिन आप ब्रांचेस से होकर आइए, आप बी से ई आए, तो यू आर कमिंग टुवर्ड्स लो टू हाई इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। आगे चलेंगे, यहां पर भी क्या देख रहे हैं आप? यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, अगेन यू आर टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो यहां पर भी ईएमएफ पॉजिटिव ही आएगी। तो ईएमएफ के रूल्स को, ईएमएफ के साइन कन्वेंशंस को फिर से रिवाइज कर लें, जब क्वेश्चंस करेंगे ये रूल आपके टिप्स पे होंगे, आप बड़ा एंजॉय करेंगे, बिलीव मी। तो फिर देखिए कि आप जब एक बैटरी के थ्रू जा रहे हैं तो डोंट सी द करंट, आप देखिए पाथ किस तरफ है, आपको जो सेंस ऑफ द लूप है वो किस तरफ है। इफ दैट इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, लो से हाई, तो डेल्टा वी इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ दैट इज टुवर्ड्स द decreasing potential, then delta V is taken as negative. When delta V change in potential positive होगा तो EMF का साइन लिया पॉजिटिव, और जब डेल्टा V नेगेटिव हो तो EMF का साइन लिया आपने नेगेटिव। तो सीधी सी बात, if the path is from low to high, that means towards increasing potential, E is positive. If path is from high to low, decreasing potential, E is negative. तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ, व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पहले स्टेटमेंट अभी लिखा था आपने, क्या लिखा था कि along any loop containing cells and resistances, the sum of the algebraic sum of the potential changes is zero. फिर नेक्स्ट लिखना आपने what are sign conventions. तो sign conventions for EMF ये दो, and now what are the sign conventions for resistances, for potential changes, वो अब करने वाले हैं।
और अब बात करते हैं कि जब इस रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो उस करंट के जाने के कारण यहां भी तो पोटेंशियल में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो पोटेंशियल चेंज यानी जो आई आर होगा, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, किसी भी रेजिस्टेंस में से, यहां भी आई और आर, यहां भी आई और आर, यहां भी आई और आर का जो आई आर होगा, पोटेंशियल का चेंज होगा, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो कैसे देखा जाए। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि माने एक वायर है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अटैच है, कोई एक ब्रांच ले लिया हमने, जैसे मान लो यही ले लिया, ये रेजिस्टेंस आर है। अब हमें क्या पता कि कौन सा पॉइंट ये हाई है और कौन सा लो है, ए हाई है या बी हाई पोटेंशियल पे है, कैसे पता लगे। तो इसको पता करने के लिए करंट का नॉलेज होना चाहिए। एरो ही हमें गाइडेंस दे रहा है कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, राइट। यहां भी बात वही की जाएगी, किसकी सेंस के अकॉर्डिंग ही बात करनी है। माने कि ये है इस लूप का सेंस, जो हमने पाथ माना था अपनी इच्छा से, ये है वो पाथ, और ये पाथ इस लूप में कहां से कहां को जा रहा है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इज इट क्लियर? ये लो है और ये हाई है, कि जब हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो वी आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। दैट मीन लो टू हाई जा रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल, लो टू हाई। तो डेल्टा वी यहां पर पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन यहां जो आई आर का प्रोडक्ट होगा, आई आर, वो पॉजिटिव लेके चलना है। क्या देखा आपने कि जो साइन कन्वेंशन के लिए करंट की दिशा क्या थी, उसका कोई रोल नहीं है। बैटरी में तो कौन हाई था कौन लो पहले पता था, और रेजिस्टेंस में करंट की दिशा से, करंट जहां को जा रहा है, ऑब्वियसली ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही हम एरो को लगाते हैं। तो एरो ने हमें ये नॉलेज दिया कि कौन सा हाई कौन सा लो। बैटरी में पहले पता था पॉजिटिव हाई और नेगेटिव लो, और यहां पर करंट के एरो से पता लगा कौन सा हाई कौन सा लो। वंस द पोटेंशियल्स आर सेट अप, कौन सा हाई कौन सा लो, तो सेंस ऑफ द लूप देखना है आपने कि वो किस तरफ को है। टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल पॉजिटिव, टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल नेगेटिव। अब लेते हैं सेकंड साइन कन्वेंशन, माने वही वायर है, वही रेजिस्टेंस है और वही करंट की डायरेक्शन है। मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। जाहिर सी बात है कि ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। क्यों हाई पे है? क्योंकि जो एरो है ना, दैट शुड बी फ्रॉम हाई टू लो। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि दिस इज अवर एरो और करंट यहां को आ रहा है, दैट मीन ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, राइट। और यहां पर सेंस ऑफ द लूप चेंज कर दीजिए। अब ये हो गया सेंस ऑफ लूप। अब क्या देख रहे हैं? सेंस ऑफ द लूप इज अलोंग हाई टू लो, along the decreasing potential. That means delta V is negative here. I hope you can get it. Sense of the loop, ये path है जी, ये this is path, this is sense of the loop. तो सेंस कहिए या पाथ कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ जो पाथ ऑफ द लूप है, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मीन इट इज टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो डेल्टा वी इज नेगेटिव हेयर, दैट मीन यहाँ पर जो आई आर का साइन आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, राइट। और इन सभी बातों को जो एल्जेब्रिक सम की स्टेटमेंट थी वहां पर पुट करेंगे बाद में। बार बार ये कौन सब कुछ होमवर्क करता रहे, तो एक तरीका शॉर्टकट सा याद रखने का कि करंट की डायरेक्शन और पाथ यदि ऑपोजिट होंगे, करंट की डायरेक्शन ये है और पाथ यहाँ को है, मान लेते हैं इस ब्रांच के अक्रॉस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये आपने पाथ यहाँ को लिया है जैसे यहाँ पर, तो ये उल्टे हैं, तो इस केस में आई आर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि करंट की डायरेक्शन और जो पाथ है, जो लूप का सेंस है, वो सेम डायरेक्शन में लिए हैं, तो यहाँ पर आई आर नेगेटिव आएगा। और बात करें बैटरी की, तो बैटरी में क्या था? तो बैटरी में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। दिस इज सेंस ऑफ द लूप टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पर ईएमएफ नेगेटिव आएगा। और उसी बैटरी में इफ दिस इज सेंस ऑफ लूप, तो दिस इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहाँ पर ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? कुछ बुक्स में ईएमएफ के तो ठीक ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ढंग से लिखा है, इसको आईआर को नेगेटिव लिखा है। इनफैक्ट वो उन्होंने कुछ और रेफरेंस से बात की है, दे आर सेइंग कि इक्वल टू जो साइन होता है उसके इधर ईएमएफ लिखिए और इधर लिखिए आप आईआर, पोटेंशियल में चेंजेस, तो उसके लिए उन्होंने बात की है वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्जेब्रिक सम के लिए। एल्जेब्रिक सम मतलब साइन कन्वेंशंस के साथ ही लिखना है, इसलिए यहाँ पर करंट का डायरेक्शन और सेंस पाथ ऑफ द लूप आर ऑपोजिट, तो आई आर इज पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन और पाथ ऑफ द लूप आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो आई आर लेना है अपने नेगेटिव। एंड वन मोर थिंग, दैट किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसकी बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है नेचर में, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो बिल्कुल वैलिडेट होता है. सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आई होप दिस क्लियर टू यू. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं. इस डायग्राम ने हमारा काफी साथ दिया लॉज को समझने में. हमने इसमें से काफी रेफरेंसेस लिए. अब आइए इसी डायग्राम में हम ये I1, I2 और I3 को निकालने की कोशिश करते हैं. What is the current I1, what is current I2 and what is current I3 in this diagram when different resistances and different batteries their EMFs are given. Okay. चलिए सेंस की बात भी बाद में करते हैं. आपसे पूछ के बात करते हैं. ये 2 वोल्ट का बैटरी था और इसको भी हम मिटा देते हैं. ये हमारा सिंपल सा सर्किट है और सबसे काफी इजी क्वेश्चन रहेगा ये. ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम बैटरीज के हाई और लो पोटेंशियल्स की. ये बैटरी का हाई है, ये बैटरी का लो है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में जाने के लिए हमें ये जरूरत पड़ेगी. इस बैटरी में ये पॉजिटिव है तो ये हाई, और ये नेगेटिव तो लो. इस बैटरी में ये हाई तो ये लो. अब ये बैटरी 2 वोल्ट की है, ये बैटरी 6 वोल्ट की है, ये बैटरी 4 वोल्ट की है. अब यहाँ किसी का पॉजिटिव किसी और के पॉजिटिव से है तो कहीं पर ये किसी के नेगेटिव से भी लिंक है. इन बातों पे आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को. सबसे पहली बात करते हैं सेंस की. मान लो दिस इज द सेंस, क्लॉकवाइज सेंस लिया मैंने, और मानो मैं यहां पर भी क्लॉकवाइज सेंस ही लेता हूं, तो 2 लूप ले लेंगे. अब हमें ये देखना है कि लूप हमें 2 चाहिए या 3 चाहिए. कितने वेरिएबल्स हैं? I1 है, I2 है और I3 है. 3 वेरिएबल हैं, मतलब हमारे पास 3 इक्वेशंस का पता होना चाहिए. तो एक काम करें, एक इक्वेशन लेते हैं जंक्शन लॉ से और 2 इक्वेशन लेते हैं वोल्टेज लॉ से. चलेगा ऐसा? ओके. जंक्शन कौन कौन से यहां पर हैं? तो यहां सिर्फ 2 ही जंक्शंस हैं. कौन कौन? बी है और ई. तो ये बी और ई 2 जंक्शंस हैं. तो आप कोई भी जंक्शन ले लीजिए. मानो मैं कहता हूं कि एट जंक्शन बी, तो बी जंक्शन के ऊपर वही इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट की बात करेंगे. देखो यहां पर ये करंट है I1, ये I2 और I3. लिखिए साइन कन्वेंशन के साथ. ये I1 इज इनकमिंग करंट. क्या लिखा जाएगा? I1 इज, इट इज पॉजिटिव. I2 इज द आउटगोइंग करंट एट दिस जंक्शन, तो I2 क्या हुआ? नेगेटिव. और I3 भी आउटगोइंग करंट है तो I3 भी क्या हुआ? नेगेटिव. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. हमें ये बाद में काम आ सकती है कि I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. तो जंक्शन रूल से सिर्फ एक ही इक्वेशन आएगा. आप बोलो कि ई जंक्शन को यूज करते हैं, वहां से नया इक्वेशन आएगा? बिल्कुल नहीं. चेक कर लीजिए. यहाँ पे I1 इज आउटगोइंग, तो I1 क्या आ गया हमारे पास? नेगेटिव. I2 I3 इनकमिंग, तो प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0. साइन चेंज करिए, देखो सेम इक्वेशन आ गया. यानी वेरिएबल सेम है तो डिफरेंट जंक्शन से हमें एक ही इक्वेशन आएगा. आगे चलते हैं, नेक्स्ट लूप लेते हैं. लूप कौन सा लिया जाए? पहले ए, हमने इसी के अलोंग लिखना है, अपने सेंस के अलोंग लिखना है, तो ए बी ई एफ ए. लूप लिया ए बी ई एफ ए. क्या लिखेंगे? इन दिस लूप यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ. वो किया था हमने फर्स्ट लॉ पहले वाला, है ना. अभी कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करिए. चलिए लिखते हैं. क्या लॉ था? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस विल बी 0. शुरू कहीं से भी कर दीजिए. मैं ए से स्टार्ट किया है यहाँ क्योंकि ए लिखा है. पहले यहाँ बात करिए. तो ये है मेरा सेंस. ध्यान रहे, मैं इसको, इस सेंस को मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ मैं ऐसे आ रहा हूं, देन इधर आ रहा हूं, देन यहाँ, देन यहाँ पर. ये है ना सेंस. यानी मैं इसी एरो को जरा और ढंग से लिख रहा हूं. आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सिर्फ यही काफी है, एक सेंट्रल एरो ही काफी है. लेकिन बिगिनर्स के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, वो समझे मन में ऐसा कि ये इधर है, ये इधर है. इस सेंस का मतलब यहाँ इधर और फिर यहाँ से ऊपर जाना है, फिर आपने यहाँ को जाना है. ओके, बात हो रही है सबसे पहले इसकी. तो सबसे पहले बात करते हैं कि 4 ओम के रेजिस्टेंस में व्हाट इज आई आर. आई कितना है? आई इज I1. I1 ही है ना ये, I1. और R कितना है? 4 ओम, तो क्या 4I1. साइन की बात किया जाए तो ये है करंट का डायरेक्शन और ये है पाथ. दोनों का डायरेक्शन सेम है. क्या कहा था? डायरेक्शन सेम होगा तो ये नेगेटिव जाएगा. आगे चलते हैं. यहां से घूम के यहां पहुंचे, बैटरी में पहुंच गए. बैटरी में I3 की बात नहीं करनी. बैटरी में सिर्फ ये वैल्यू देखिए आप. वैल्यू कितना है? EMF कितना है? जैसे सेल आते हैं ना बाजार से, आप 1.5 ओम का है, 9 वोल्ट का है, कितना है? तो ये 4 वोल्ट का है. तो यहां आप लो से हाई जा रहे हैं, तो 4 तो ठीक है, ये 4 वोल्ट है.
ये भी आई आर करके वोल्ट ही हो गया, ये भी वोल्ट है, फोर्स सिर्फ, आई को मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ईएमएफ अपने आप में कंप्लीट वोल्टेज को दिखा रहा है, और यहाँ पर यूर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट मीन ये पॉजिटिव आएगा। इज इट? आगे चलते हैं इसी लूप में, यहाँ पहुंच गए, रेजिस्टेंस है 2 ओम रेजिस्टेंस है इसका, और I1 करंट है, तो 2 इंटू I1 तो हो गया, लेकिन व्हाट इज द साइन? सेंस ऑफ द लूप और करंट का डायरेक्शन सेम ही है, ये भी नेगेटिव आएगा। आगे चलते हैं इधर, अब यहाँ भी करंट की I1 की बात बिल्कुल नहीं की जाएगी, सिर्फ बैटरी की बात करिए, 2 वोल्ट का बैटरी है, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, दिस इज पॉजिटिव, ये हो गया 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, -4I1 एंड -2, दिस इज -6I1, दोनों सेम ही थे, ऐड कर दिए। नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा बड़ा कम दिखता है, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे शायद वहां पर कुछ डिफरेंट पैरामीटर होंगे, I1 + I2 -I3 ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो वहां आपको उनको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। एनी हाउ दिस इज 4 + 2 is 6 is equal to 0, so -6I1 is equal to -6, minus gets cancelled, and I1 is equal to 1 ampere. I1 is 1 ampere which is positive, means डायग्राम में जो I1 का डायरेक्शन दिया गया है वही असल में इसका डायरेक्शन है, ये कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। सो वन आंसर इज क्लियर, I1 is equal to 1 ampere। चलिए एक काम तो हुआ। बात करते हैं किसी और लूप के साथ। वैसे एक ही इक्वेशन से एक वेरिएबल निकल गया, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट। अब लेते हैं हम और एक लूप, तो अब लेते हैं लूप BCDEB। BCDEB इस लूप में बात करिए, ये हमने ऑलरेडी एरो लगा दिया है यहाँ पर सेंस का, अपने पाथ का, B से स्टार्ट करिए, तो यहाँ पर करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो IR, तो I2 × 2, दिस इज 2I2। साइन क्या होगा बात कर लीजिए, ये है डायरेक्शन हमारे एरो का, सेंस का, पाथ का, और यही डायरेक्शन करंट का है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव आएगा। आगे चले, यहां पर देखिए आप, हाई टू लो, बैटरी हमारी 6 वोल्ट की है, ये गोइंग फ्रॉम हाई टू लो, दैट मीन डिक्रीजिंग पोटेंशियल तरफ जा रहे हैं आप, दिस इज -6 वोल्ट। आगे चलेंगे, इधर आइए, यहाँ पर करंट I2 है और ये 4 है, यहाँ I2 ना लिखा होता तो जो वहां से आ रहा है वही तो आगे आ रहा है ना, तो ये I2 ही है, I2 × 4, और यहाँ करंट का डायरेक्शन और लूप का सेंस, लूप का पाथ सेम है, अगेन -4I2 -4I2, और यहां से इसी लूप से पहले क्या किया, छोड़िए उस बात को, यही देखिए आप, यहां से गए तो दिस इज टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल, ये 4 वोल्ट का बैटरी है, टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, आप यहां से यहां जा रहे हैं, पहले यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर वहां जा रहे हैं, तो -4 आएगा, ये -4 is equal to 0। हमने सारी टर्म्स इक्वल के एक तरफ लिखी, अलजेब्रिक सम किया हमने यहाँ पर। वाह, फिर से यहाँ क्या देख रहे हैं आप, वो टर्म्स बिलोंग टू I2, तो -2 and -4 is -6I2 is equal to -6 and -4 is 10, it goes right side +10, so I2 is equal to -10/6, this is 5/3, that means हमारा यहाँ पर जो I2 है वो आ गया -5/3। what does it mean? और एम्पियर होगा ऑफ कोर्स ये, तो इसका मतलब हुआ कि I2 का जो डायरेक्शन यहाँ पर शो किया हुआ है असल में वो डायरेक्शन नहीं है, I2 उसके उल्टी दिशा में है, लेकिन उससे हमारा डायग्राम इफेक्ट नहीं होगा। यदि I2 यहाँ को भी होगा, दैट मीन I1 यहाँ जा रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, और I3 फिर यहाँ आ रहा है, तो इन दोनों का सम होके वो I3 में आ रहा है, लेकिन नो नीड टू चेंज द डायग्राम, आपका जो आंसर आ रहा है वहीं से लिखिए आप, I2 is equal to -5/3 एम्पियर। हाँ, आप एक नोट दे दीजिएगा कि डायरेक्शन ऑफ I2, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ I2 इज ऑपोजिट टू द एज्यूम्ड डायरेक्शन इन द डायग्राम। डायग्राम में जो भी I2 का डायरेक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, ये आप जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं कि व्हाट इज I3, इस इक्वेशन में I1 पता है, I2 पता है, व्हाट इज I3 वी कैन इजीली फाइंड, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट I1 is 1 minus I2 is to be calculated, minus I3, minus of minus is plus, this is plus 5/3 is equal to 0, so 1 plus 5/3, this is I2, therefore I2 is equal to 3 plus 5 is 8/3 ampere, this is how we can find all the parameters। so this is how we calculated different currents using different loops। तो हमने यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किया, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर किरचॉफ जंक्शन रूल को भी यूज किया है। उम्मीद है आपको ये दोनों लॉ समझ आ रहे होंगे और इनको आपने कैसे अप्लाई किया वो चीज भी समझ आई होगी। अब एक बात और करते हैं कि जैसे यहाँ पर करंट नेगेटिव आ रहा है, क्या यहाँ पर पोटेंशियल के साथ
V के साथ भी नेगेटिव साइन आते हैं? यदि आते हैं उसका मतलब क्या है? चलिए सेम डायग्राम की बात करते हैं। सेम डायग्राम में हमें को ये कहता है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट F एंड से पॉइंट C। सो व्हाट इज VF माइनस VC। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है और वो वैल्यू क्या आती है, वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो व्हाट इज VF माइनस VC। हम यहाँ पर एक प्रेफरेबल सा पाथ लेते हैं, वो पाथ प्रेफर करें जहां पर कम एलिमेंट्स आते हैं। यहाँ तो सब में तीन एलिमेंट आ रहे हैं, आप जिस मर्जी पाथ से जाएंगे। मैं F से C जाना चाह रहा हूं, जहां को जाना है F से C को जाना है, तो लेट मी टेक दिस पाथ, राइट। इस पाथ के अलोंग वही जो रूल पढ़े थे हमने EMF के और IR के, उनको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूं F से। तो पोटेंशियल एट F कितना है? यहां से जब इस पाथ से होते हुए मैं C पर पहुंचूंगा, रास्ते में कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप्स आएंगे, कहीं पोटेंशियल गेन होंगे। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा प्लस माइनस करके, दैट विल बी इक्वल टू VC। तो मैंने शुरुआत कहां से किया? मैंने शुरुआत किया VF से, और VF से पहले मैं यहाँ इस एलिमेंट के क्रॉस थ्रू सेल जाऊंगा, अक्रॉस रजिस्टर फाइनली यहाँ पहुंचेंगे, राइट। शुरू करें। तो जब इस पाथ के अलोंग जा रहे हैं, तो यहाँ पाथ ये है एंड इस पाथ इज अलोंग द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये 2 हो गया पॉजिटिव। आगे चलते हैं। ये हुआ पाथ का डायरेक्शन, ये हुआ करंट का डायरेक्शन, दोनों सेम है, तो ये IR नेगेटिव आएगा। 4I1 इज नेगेटिव, दिस इज 4I1। आगे चलते हैं। ये हुआ पाथ का डायरेक्शन, ये हुआ करंट का डायरेक्शन, फिर से नेगेटिव। 2I2 इज अगेन नेगेटिव एंड फाइनली पहुंच गया हम VC पर। सो दिस इज इक्वल टू VC। सो व्हाट इज VF माइनस VC? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें, लेकिन पहले सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 4 टाइम्स I1, दिस इज 2 टाइम्स I2 एंड दिस इज माइनस 2। तो 4 into I1, what is I1? I1 is 1 ampere, 4 into 1 plus 2. What is the I2? Current is I2 here. This is minus 5 by 3 ampere, right? And this is minus 2. So that comes out to be 4. This is minus 5 2s are 10 by 3 and minus 2. In fact 4 minus 2 is 2. तो मैं इनको सॉल्व यहीं कर लूं, and this is 3 is LCM, 3 2s are 6 minus 10, 6 minus 10 is minus 4, right? This is minus 4 by 3. So that means VF minus VC is equal to minus 4 by 3 volt. What does it mean? इसका मतलब हुआ कि हमने कहा कि ये वैल्यू आ रही है माइनस 4 बाई 3 वोल्ट। हमने क्या माना था? हमने VF को माना था हाई पोटेंशियल पे, तभी लिखा ना हमने ये कि हमने पहले यहां से स्टार्ट किया हाई पोटेंशियल से और ड्रॉप गेन करते करते वहां पहुंचे थे। हमने कहा था VF माइनस VC, VF इज अ हायर पोटेंशियल, तो VF इज मोर देन VC हमने माना था, लेकिन आंसर कितना आ गया? माइनस 4 बाई 3 वोल्ट। तो लास्ट में यहां पर भी एक नोट आएगा कि because VF minus VC is minus 4 by 3 volt here, that means whatever we had assumed was wrong. This was just opposite to it. Actually, VC is more than VF. This could have happened, right? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें रास्ता मिल गया ना, तो आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया और लिखना है कि नेगेटिव साइन ऑफ V means that VF is not more than VC, but VC is more than VF. That means this point is at high potential as compared to this point. और लग भी रहा है क्योंकि दिस इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, बाकी बैटरीज का वैल्यू कम है इससे। एनी हाउ VC इज मोर देन VF, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर, दिस वैल्यू माइनस 4 बाई 3 वोल्ट। तो अब क्या देख रहे हैं कि करंट का नेगेटिव होना मतलब जो आपने माना था उसकी उल्टी दिशा में करंट है। वोल्टेज का नेगेटिव होना माने कि यदि V इज माइनस 4 बाई 3 V इन दिस केस, इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट आपने हाई पोटेंशियल पे माना था वो एक्चुअल में लो है, और जो लो था वो एक्चुअल में हाई पोटेंशियल पे है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह से लूप लॉ में डिफरेंट इक्वेशंस यूज करते हुए आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वील टेक वन मोर वीडियो जहां पर हम फिर से किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। सो प्लीज गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट केयरफुली। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में विद एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। प्लीज टेक केयर।